आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 25 साल पहले जब हमारा गांव काफ़ी छोटा और कम आबादी वाला हुआ करता था, उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली हुआ करती थी और ना ही लोगों के पास पक्के के मकान। लोग रात को मोमबत्ती या लालटेन की रोशनी में ही अपना गुजर बसर किया करते थे, और अगर रात के वक्त कहीं बाहर जाना हो तो टॉर्च का सहारा लिया करते थे। उस वक्त हमारे गांव में सुविधाओं की कमी ज़रूर थी, मगर सुकून भर भर कर था। मगर उसी सुकून के बीच एक डर भी था, जमींदार साहब के बगान का डर, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि उस बगान में रात के वक्त आत्माएं अपना डेरा जमा लेती हैं। जमींदार साहब भी काफी समय पहले अपने घर को छोड़कर गांव से चले गए, लेकिन जमींदार साहब इस गांव को छोड़कर क्यों गए इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया। असल में रात तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगली सुबह जमींदार साहब और उनके परिवार वालों का ना तो उनके घर में कोई पता चला और ना ही पूरे गांव में, जिस कारण काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि जमींदार साहब और उनके परिवार वालों को उन शैतानी आत्माओं ने मार डाला। लेकिन ये बात भी सच है कि जमींदार साहब के घर बनाने से काफ़ी सालों पहले वो बगान एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। और तो और मैं या कोई भी जब उस बगान के अगल बगल से गुजरते तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जिस कारण गांव का कोई भी आदमी रात के वक्त उस बगान की तरफ नहीं जाता है। हालांकि मेरे गांव के लोग अंधेरा होने के बाद अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक सुबह मैं उठकर चाय पी रहा था कि तभी मेरा एक दोस्त मोहन भागता हुआ मेरे पास आया। तो उसे इस तरह से भागता देख मैंने मोहन से पूछा, क्या बात है मोहन, तू भाग क्यों रहा है? इस पर मोहन ने कहा, राजू तुझे पता नहीं है क्या, हरिया काका मर चुके हैं और उनकी डेथ बॉडी उसी भूतिया बगान के पास मिली है। मोहन की ये बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि तभी मोहन ने दोबारा कहा, गांव वाले बोल रहे हैं कि ये भी आत्माओं का ही काम है। हालांकि मैं और मोहन हम दोनों इन सब बातों को नहीं मानते थे। इस पर मैंने मोहन से कहा, मोहन आज रात हम दोनों उस बगान में जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जिस पर मोहन ने कहा, हाँ ठीक है, आज हम लोग जाकर देखते हैं। जिसके बाद हमने तय किया कि जब सभी लोग सो जाएंगे तो हम ठीक रात के 10 बजे उस बगान के पास मिलेंगे। सारी बात तय करने के बाद हम भागकर हरिया काका की डेथ बॉडी को देखने गए। अब हमें इंतजार था तो बस रात होने का, ताकि हम ये पता लगा सकें कि आखिर उस बगान में है तो है क्या। देखते ही देखते दिन ढलने लगा। दोपहर का खाना पीना खाकर सोकर जब मैं उठा तो शाम हो चुकी थी। आसमान पर सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 7 बजे का। लिहाजा अभी से ही सारा गांव सन्नाटे में डूबने लगा था। जिसके बाद ठीक रात के 8 बजे हम सभी ने खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। अब मुझे इंतजार था तो बस घर वालों के सोने का, ताकि घर वालों के सोने के बाद मैं उस बगान की तरफ जा सकूं। और ठीक ऐसा ही हुआ। 10 बजे से आधा घंटा पहले, यानी कि रात के 9:30 बजे ही मेरे सभी घर वाले सो गए। लेकिन मुझे 10 बजे जाना था तो मैंने आधा घंटा और इंतजार किया। जिसके बाद रात के 10 बजे एक टॉर्च लेकर सबसे छुपाते छुपाते धीरे धीरे मैं घर से बाहर निकला। तो बाहर निकलते ही अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। फिर जब मैंने अपनी निगाहें एक बार इधर उधर घुमाई तो मैंने देखा कि सारा गांव एकदम से वीरान हो चुका है। दूर दूर तक मुझे मेरे अलावा
इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मानो इंसान तो दूर जानवर भी गांव में हो रहे अजीब अजीब घटनाओं से काफी डर रहे हों। खैर, मोहन ने मुझे बगान में आने को कहा था, तो मैंने अपना टॉर्च जलाया और दबे पांव बगान की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे घर से बगान यहीं कोई 5 मिनट की दूरी पर था। तुरंत ही बगान पहुंच जाऊंगा। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था, जिस कारण मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी भी उस अंधेरे के सामने काफी कम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था कि बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, कुछ दूर पैदल चलने के बाद मैं उस बगान के करीब पहुंचा, तो ना जाने क्यों उस बगान के करीब आते ही मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मगर मैं डरता तो था नहीं, जिस कारण मैं चलकर बगान के अंदर दाखिल हुआ तो बगान के अंदर का माहौल इतना वीरान था कि मानो ये बगान इस दुनिया में ही ना हो। खैर, बगान के अंदर आकर मैं इधर उधर मोहन को देखने लगा, लेकिन मोहन मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। मगर मोहन ने तो कहा था कि वो ठीक 10 बजे मुझे बगान में ही मिलेगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र बगान के किनारे एक बड़े से पेड़ के ऊपर गई। तो पेड़ के ऊपर का नज़ारा देखकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि पेड़ के ऊपर एक डाल पर कोई अपने पैरों को नीचे लटकाकर बैठा हुआ था। मगर घना अंधेरा होने के कारण मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इतनी रात गए इस बगान के पेड़ के ऊपर कौन होगा, ये सोचकर मैं काफी सहम गया। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च की लाइट को उस पेड़ के ऊपर घुमाई, तो ऊपर कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त मोहन बैठा हुआ था। लेकिन मोहन पेड़ के ऊपर तो कर क्या रहा है, उसे तो पेड़ के ऊपर चढ़ना भी नहीं आता। फिर वो पेड़ के ऊपर गया तो गया कैसे। खैर, मैं चलकर पेड़ के पास गया और आवाज लगाकर मोहन से कहा, मोहन, तू पेड़ के ऊपर क्या कर रहा है, नीचे उतर। तो मेरी आवाज सुनते ही मोहन ने मेरी ओर देखा और झटपट पेड़ से नीचे उतरने लगा। वो पेड़ से नीचे इस तरह से उतर रहा था कि मानो उसे पेड़ के ऊपर से गिरने का कोई डर ही ना हो। देखते ही देखते मोहन पेड़ से उतरकर मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहा, चल चल थोड़ा अंदर जाकर देखते हैं। जिसके बाद मैं और मोहन हम दोनों चलकर बगान के अंदर जाने लगे। मगर चलते वक्त मैंने एक बात पर गौर किया कि मोहन का बर्ताव अब मुझे काफी बदला बदला सा लग रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मोहन अचानक एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। तो उसे अचानक इस तरह खड़ा होता देख मैंने मोहन से कहा, अरे मोहन, क्या हुआ तुझे, खड़ा क्यों हो गया? मगर इस पर मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं चलकर मोहन की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही मैं मोहन के करीब पहुंचा तो मोहन एकदम से मेरी ओर पलटा। तो मोहन के पलटते ही उसके चेहरे को देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूमने लगा, क्योंकि अब मोहन की शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसका चेहरा अब जला हुआ दिखाई पड़ने लगा था। साथ ही साथ उसकी दोनों आंखें भी गायब थीं। ये देखकर मैं समझ गया कि ये मोहन नहीं बल्कि भूत है, जो मोहन का रूप लेकर मुझे मारने आया है और अब शायद मैं नहीं बचूंगा। अभी मैं खड़े खड़े कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला नजर आने लगा। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी वहां असली वाला मोहन आ गया और उसने आते ही उस भूत के ऊपर भभूत छिड़कने लगा, जिससे वो भूत एकदम से गायब हो गया। इस पर असली वाले मोहन ने कहा, मुझे पता था
कि ऐसा ही कुछ हो सकता है, इसलिए मैं अपने साथ भभूत ले आया। जिसके बाद हम भागकर घर आ गए। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। रविवार की शाम मैं अपने घर पर था और थोड़ी बहुत साफ सफाई करने की कोशिश कर रहा था। साफ सफाई करते करते मुझे घर की अलमारी में एक पोटली पड़ी हुई दिखी, जिसके अंदर काफी सारे कागज रखे हुए थे। मैंने उस पोटली को अलमारी में से निकाला और उसे खोलकर जमीन पर बैठ गया। पोटली खुलते ही अंदर का कागज घर में चारों तरफ फैल गया। बहुत सारे कागज थे, किसी का खत था तो किसी के शादी का कार्ड। अभी मैं एकाएक उन सभी कागजों को देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर एक पुराने से दीमक लग चुके चिट्ठी पर गई। चिट्ठी मेरे दोस्त सुमित की थी, तब की जब एक बार सुमित की तबीयत बिगड़ गई थी। मैं उसे देखने भी गया था। उस चिट्ठी को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना एक बार सुमित के पास से होकर आया जाए। वैसे भी इन दिनों ऑफिस की छुट्टियां चल रही थीं, लिहाजा मैंने कल ही निकलने का फैसला किया। फिर मैंने फटाफट घर साफ किया और रात का खाना पीना करके जल्दी ही सो गया। अगली सुबह मैंने सुमित के गांव जाने के लिए बस पकड़ ली। सुमित का गांव मेरे यहाँ से काफी दूर था, तो जाहिर सी बात है वहां पहुंचने में वक्त लगेगा और हो सकता है शाम भी हो जाए। बस पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। बस जब सुमित के गांव के छोटे से बस स्टॉप पर रुकी, तब तक अंधेरा हो चुका था। अपने कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाए मैं बस से नीचे उतरा। बस के जाते ही मुझे वहां की खामोशी का अंदाजा हुआ। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर दिख रहा था, जबकि अभी उतना वक्त भी नहीं हुआ था। बस स्टॉप पर अगर चीजों की बात की जाए तो वहां सिर्फ एक सड़ा हुआ सा लोहे का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था राजगढ़ बस स्टॉप। यहाँ तलक कि बस स्टॉप में लोगों के बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं था। जब गांव के इन इलाकों का ये हाल है तो बस्ती में कैसा होगा, यही सोचते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा ताकि सुमित के घर तक के लिए कोई सवारी मिल जाए, क्योंकि सुमित का घर बस स्टॉप से काफी दूर था, लगभग 8 किलोमीटर। पिछली बार मैं गलती से पैदल ही निकल गया था। वो तो अच्छा हुआ रास्ते में एक ऑटो मिल गया था, मगर फिलहाल तो मुझे कोई ऑटो वगैरह दिख नहीं रहा। मैंने सोचा गांव की तरफ थोड़ा आगे बढ़कर देखता हूँ, शायद कोई सवारी मिल जाए। लिहाजा मैं धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगा। बस स्टॉप की तरह ही रास्ता भी एकदम खाली था। कुछ देर चलने के बाद मुझे कोई ऑटो रिक्शा तो नहीं, मगर हाँ, रास्ते के किनारे एक बैलगाड़ी खड़ी दिखी। बैलगाड़ी कुछ सामानों से लोड थी। मैं तेज कदमों से चलकर उस बैलगाड़ी के पास गया तो देखा कि बैलगाड़ी चालक अपनी जगह पर बैठकर बीड़ी पी रहा है। तभी मैंने उस बैलगाड़ी वाले से बोला, भाई साहब, ये ऑटो रिक्शा कहाँ से मिलेगी? आवाज सुनकर बैलगाड़ी वाला मेरी ओर पलटा। मुझे सर से लेकर पैर तक अच्छे से देखने के बाद उसने बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए कहा, ऑटो रिक्शा वो अब नहीं मिलेगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? इस पर मैं बोला, यहाँ कोई प्रसिद्ध इमली का पेड़ है ना, उसके सामने जो बड़ा सा घर है। मेरी बात खत्म होने से पहले ही उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, समझ गया, मैं उधर ही जा रहा हूँ सामान लेकर,
पीछे बैठ जाइए, मैं आपको उतार दूंगा। बैलगाड़ी वाले के ये बोलते ही मैंने एक नज़र पीछे देखा तो पीछे सामान भरा पड़ा था। मैं उन सामानों को देखकर सोचने लगा कि बैठूंगा कहाँ। इतने में ही सामने से बैलगाड़ी वाला बोला, अरे साहब, जाना है तो बैठिए ना, वरना हमें जाने दीजिए। बैलगाड़ी वाले से ये सुनकर मैं फटाफट गाड़ी में चढ़कर बैठ गया, क्योंकि मैं 8 किलोमीटर चलकर अपने पैर नहीं तुड़वाना चाहता था। बैलगाड़ी धीरे धीरे रास्ते पर चलने लगी। इसी दौरान जब घड़ी में वक्त देखा तो रात के 8:30 बज रहे थे। तकरीबन 1.5 घंटों के बाद पैदल इंसान से भी धीरे चलकर बैलगाड़ी उस इमली के पेड़ के पास पहुंची। मैं बैलगाड़ी से उतरा और उस आदमी को कुछ पैसे थमाकर वहां से रवाना कर दिया। जहां इमली का पेड़ था, ठीक उसके दूसरी ओर सुमित का बड़ा सा घर था। हालांकि वहां पर अंधेरा काफी ज्यादा था, मगर चांद की रोशनी में मैं सुमित के बड़े से घर को साफ तौर पर देख पा रहा था। घर की हालत बहुत खराब थी। दीवारें जमीन की ओर इतनी झुकी हुई थीं जैसे अभी गिर पड़ेंगी। घर का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां का प्लास्टर ना छूटा हो। घर की ऐसी हालत देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा घर और ऐसी हालत। खैर, मैं चलकर घर के दरवाजे पर गया। दरवाजा पीटने पर एक बूढ़े से आदमी ने दरवाजा खोला। शायद घर का नौकर होगा, ये सोचकर मैंने उनसे बोला, काका, सुमित है? ये सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कुछ बोला नहीं, बस मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं घर में दाखिल हुआ और उस बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। एक के बाद एक कमरे पार होते गए, मगर वो बूढ़ा रुक ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी एक कमरे में घुस गया। उसके पीछे मैं भी घुसा तो पाया कि कमरे में एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। उस आदमी के बाल ऐसे थे जैसे कभी आग से जल गए हों। शरीर एकदम पतला, किसी कंकाल की तरह था, लेकिन चेहरा थोड़ा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। अभी मैं उस आदमी को पहचानने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वो आदमी बोला, क्या भाई, अपने बचपन के दोस्त को नहीं पहचान रहा है? इस पर मैं हैरान होते हुए बोला, सुमित, तू ये क्या हाल बना रखा है तूने? और ये घर को क्या हुआ? इस पर सुमित मुस्कुराते हुए बोला, अरे कुछ नहीं यार, बहुत दिनों से तबीयत खराब थी, और तू तो जानता है मैं अकेले रहता हूँ। इस पर मैंने पूछा, क्यों, ये काका है ना? इस पर सुमित थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, ये नाम मत ले साले का, गद्दार। जिस पर मैंने सुमित को शांत करते हुए बोला, अच्छा वो सब छोड़, अब कैसी है तबीयत? तो सुमित बोला, अब क्या, अब तबीयत ठीक ही रहेगी। देख, रात बहुत हो गई है, तू खाना खा ले और सो जा। जिसके बाद सुमित के नौकर ने खाना लगा दिया। फिर मैंने खाना खाया और खाना खाकर मैं और सुमित एक ही बिस्तर पर लेट गए। सफ़र के थकान के चलते मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे नाक में एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मैंने आंख खोलकर इधर उधर देखा, मगर मुझे ऐसा कुछ जलता हुआ दिखा नहीं। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सुमित पर गई, तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सुमित का पूरा चेहरा एकदम जला हुआ था। उसकी शक्ल बहुत डरावनी लग रही थी। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मेरा पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। मैं धीरे धीरे बिस्तर पर से उठा और उस कमरे से निकलकर बाहर की ओर भागने लगा।
जैसे तैसे मैं उस घर से निकलकर बाहर निकला और उस घर से दूर भागने लगा। भागते भागते मैं जब उस घर से थोड़ा दूर गया तो मुझे रास्ते के किनारे वही बैलगाड़ी खड़ी दिखी जिसकी मदद से मैं यहाँ तक आया था। मैं उस बैलगाड़ी के पास गया तो पाया कि वो बैलगाड़ी वाला पीछे की ओर मुंह करके अपनी जगह पर बैठा हुआ है। मैंने उसी वक्त बैलगाड़ी वाले को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद बैलगाड़ी वाले ने मेरी ओर देखे बिना ही कहा, साहब जरा देखिए तो, उनका चेहरा कहीं ऐसा तो नहीं दिखता था। इतना कहकर जैसे ही वो बैलगाड़ी वाला मेरी ओर पलटा तो उसकी शक्ल देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि उस बैलगाड़ी वाले का चेहरा भी सुमित की तरह ही एकदम जला हुआ था। ये देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और वहीं पर बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बेहोश रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तब मेरे चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। मैं उठा और किसी तरह से बस्ती तक गया। बस्ती के लोगों को सारी बात बताने पर पता चला कि एक वक्त पर सुमित के पास बेशुमार दौलत थी, मगर उसके नौकर को उसकी ये रहीसी पसंद नहीं आई और उसने सुमित को मारकर सारी दौलत अपने नाम करने का सोचा। मगर वो जानता था कि वो ये काम अकेला नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उस बैलगाड़ी वाले को भी अपने साथ मिला लिया और एक दिन रात को उन दोनों ने नींद में ही सुमित को जिंदा जलाकर मार दिया। मगर सुमित को मारने के बाद वो दोनों भी ज्यादा दिनों तक बच नहीं सके। सुमित की आत्मा ने उन दोनों को भी एकाएक जिंदा जलाकर मार डाला और तभी से उस नौकर और सुमित की आत्मा उस घर में और बैलगाड़ी वाले की आत्मा रास्ते पर भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।